आगरा के ताजमहल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। केरल से धमकी भरा एक ईमेल आया और पर्यटन विभाग के पास भी ये मेल आया है। ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 3 घंटे तक ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। अब डीसीपी सिटी के निर्देश पर साइबर सेल थाने में मामला दर्ज किया गया है। ताजमहल के अंदर रेड जोन में जो हमारी ताज सुरक्षा की BDDS स्कीम है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, इसको बुलाया गया और उसके स्निफर डॉग के माध्यम से विस्तृत चेकिंग अभियान अंदर चलाया गया और पूरी तरह से सघन चेकिंग की गई। पर्यटकों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया गया, उन्हें पैनिक ना क्रिएट करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही थाना साइबर में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया इस ईमेल के माध्यम से। इसमें जांच की जा रही है कि ये मेल कहां से आई है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और SUV कार और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची यूपीड़ा और साथ ही पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांगरमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पीलीभीत में इंडो नेपाल बॉर्डर के दर्जनों गांव धर्मांतरण को लेकर खासा चर्चा में है। धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत करने वाले गुरुद्वारा कमेटी ने सनसनीखेज खुलासा किया। आरोप है कि नेपाल से आने वाले पादरी यहां रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को लालच देकर बरगला रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद कदमों की दूरी पर नेपाल की सरहद है। यहाँ के 12 गांवों में सिर्फ सिख परिवार ही रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 22,000 के आसपास है। अधिकांश घर झोपड़पट्टी जैसे हैं, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने अपने इलाके के 3,000 लोगों का धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की है। जांच के दौरान लोगों के घरों में ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रंथ और निशान पाए गए। सरकारी सुविधाएं और घर बनवाने का लालच देकर बाइबल पढ़ाकर लोगों को चर्च में पादरी के द्वारा ईसाई बनाने का आरोप है। बाहर से नेपाल बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर सीमा से सटा हुआ है हमारा क्षेत्र। तो नेपाल सीमा सटा हुआ क्षेत्र, वहाँ से पादरी आते हैं और कुछ हरियाणा पंजाब से भी आते हैं। तो वो लोग यहाँ पे लोगों को प्रलोभन देके और कोई झूठा झांसा देके, मतलब कोई ना कोई बात कह के कि तुम्हारी चंगाई कर देंगे, हम तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, और लालच देते हैं। लालच दे के फिर कर देते हैं। ये धर्म परिवर्तन का खेल तकरीबन 15 साल से चल रहा है, जिसने अब बड़ा रूप ले लिया है। सिख समुदाय का एक बड़ा गुट इसके विरोध में खड़ा हो गया है। 20 से 22,000 आबादी है, लगभग 3,000 का आंकड़ा हम दे चुके हैं, 2,500 से 3,000 का, और हम लोग उसकी सूची भी तैयार करवा रहे हैं। और हमने लगभग 700 लोगों की सूची हम प्रशासन को, शासन को अवगत करा चुके हैं और उस पर शासन जांच भी करवा रहा है। और ऐसे भी कुछ परिवार हैं जो घर वापसी किए हैं, उनकी भी हमने सूची तैयार की है। काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो घर वापसी करवा रहे हैं। नेपाल से लगे बिलहा गांव के कुछ लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि उनको लालच देकर वो बीमारियों को ठीक कर देने का दावा करके उनको बाइबल पढ़ाने ईसाई समुदायों की सभा में जाने के लिए कहा जाता था। फायदा नहीं मिला तो अब यही सिख परिवार के लोग घर वापसी कर रहे हैं। बाइबल पढ़ी और हम चंगे हुए हैं, विश्वास किया है परमेश्वर पर, और कोई धर्म परिवर्तन की कोई। इसको क्या तकलीफ थी? हमें तकलीफ थी, मतलब हमारे कंधे में दर्द था और पापा को कैंसर, ब्लड कैंसर था, इसलिए। किसने बताया ये बाइबल पढ़ो तो ठीक हो जाओगे? हमें जी यही मोबाइल से देखा था। मेरा भाई है हरजिंदर सिंह, उनका जो लड़का है हरजीत सिंह, उनके घर पे चंगाई सभा चल रही है। ये उनके यहाँ तो लगभग काफ़ी समय से चल रही है। 2015 से पहले से देख रहा हूँ उनके यहाँ चंगाई सभा चलती थी। कैसे चर्च बना करके वो चलाया करते थे। कब से, मतलब कैसे वो इस धर्म के संपर्क में आ गए? कब धर्म परिवर्तन किया? कुछ नेपाल से कुछ उनके यहाँ पादरी आया करते थे, तो उन्होंने कन्वर्जन करवाया। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे गांव में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को लेकर अब जिला प्रशासन भी सक्रिय है, जबकि बॉर्डर पर SSB, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानीय पुलिस की नजर है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा क्षेत्र होने की वजह से आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने की भी आशंका है। यहाँ पर तकरीबन 22,000 की आबादी है, जिसमें 2,500 से 3,000 की आबादी धर्म परिवर्तन कर चुकी थी। इन लोग की मेहनत काम आई है और 500 से 700 लोगों को घर वापसी कराई गई है। सैयद परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर बेकाबू होकर बाइक को कुचलते हुए कार से जा टकराया। इस हादसे में बाइक सवार और कार सवार को चोटें आई हैं और पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया है और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली में 4 लोग गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने चारों लोगों को नदी से बाहर निकाला, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी मिली है। अस्थि विसर्जन के दौरान डलमऊ गंगा घाट पर हादसा हुआ था। गंगा स्नान के दौरान 12 साल का आर्यांश नदी में डूबने लगा और उसे बचाने के लिए एक एक करके 3 लोग आगे बढ़े, लेकिन वो खुद भी डूबने लगे। गोताखोरों ने एक शख्स को बचा लिया, लेकिन 12 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोग अमेठी जिले के जगदीशपुर के रहने वाले हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, घायल को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ललितपुर में मधुमक्खियों ने देवगढ़ बौद्ध गुफा में अधिकारियों की टीम पर हमला कर दिया। इसमें रेशम विकास और साथ ही युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव समेत एडीएम नमामि गंगे, सीडीओ, तहसीलदार लेखपाल घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले के बाद में वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में बीच सड़क खड़े होकर आम का स्वाद लिया। बनारसी लंगड़ा आम का पूरा ठेला खरीद लिया और इसके बाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में आम का लुत्फ उठाया। तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य आम के ठेले के पास में पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि ये बनारसी लंगड़ा आम है तो उन्होंने 8,000 रुपए देकर आम का पूरा ठेला ही खरीद लिया। इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने इस राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, काशी के मेयर अशोक तिवारी के साथ में सड़क पर खड़े होकर आम के स्वाद का मजा लेना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ में मौजूद थे। वो हमारे पास आए हैं तो हमारा आम खाए हैं, उनको बढ़िया लगा है। नंबर 1 आम बताएं कि तुम बहुत बढ़िया आम बेचते हो और सारा आम हमको तो दे दो, सबको बांट दो। और कहेंगे तुमको पैसा कितना दिया जाए, तुमको पैसा कितना दिया जाए। हम कहें 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमको वो दिए हैं, 1 किलो मिठाई दिए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को बचाने के लिए जन आंदोलन शुरू हो गया और इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामघाट में मंदाकिनी नदी की सफाई की। उन्होंने घाट किनारे जमे घास और सिल्ट को साफ किया। इस सफाई अभियान में सैकड़ों की तादाद में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गंगा की सफाई का जो अभियान है वो एक बार फिर से तेज हो गया है और चित्रकूट से ये तस्वीरें जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा की सफाई की और साथ ही इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए। तो इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और लगातार बीजेपी इस अभियान को आगे बढ़ा रही है ताकि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। आगरा में एक महिला की हत्या कर लाश भूसे में छिपा दी गई। कई दिन तक पुलिस घटना की छानबीन करती रही, लेकिन शिनाख्त के बाद में जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। शादीशुदा महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
आगरा के अछनेरा क्षेत्र में नानऊ गांव के पास मिली महिला की लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या के बाद उसकी लाश को किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमी ने ही ठिकाने लगाया था। मृतका की पहचान दीपा के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। शक के आधार पर गांव में रहने वाले राजन से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पिछले 4 साल से उसके प्रेम संबंध दीपा से चल रहे थे। दीपा राजन के अलावा गांव के दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती थी। जब राजन को इस बारे में पता चला तो उसने महिला को बातचीत करने के लिए गांव के पास बने खेत में बुलाया। बातचीत करने के बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के पति ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को जानकारी दी थी। आरोपी राजन ने बताया कि पिछले 4 साल से उसके मृतक महिला से संबंध थे। वह उसको खर्चे के लिए पैसे भी देता था। जब उसको पता चला ये महिला गांव के दूसरे लड़कों से भी बात करती है तो उसका विरोध राजन ने किया था और बात करने के लिए उसको गांव के पास खेत में बुलाया। खेत में बुलाकर जब वह बातचीत कर रहा था तो तभी गुस्से में आकर राजन ने रस्सी से महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। राजन और दीपा के रिश्तों के बारे में उसकी बहन को पहले से जानकारी थी। दीपा जब घर नहीं पहुंची तो मृतका की बहन ने राजन को फोन कर धमकी दी थी। धमकी के बाद राजन ने अपने घर में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन तभी उसको बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी राजन को गिरफ्तार कर लिया है। गुस्से में आकर अभियुक्त द्वारा महिला का जो है गला दबाकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद जो डेड बॉडी थी उसको वहीं पास में बिटौरे के पास ढककर छुपा दिया गया और खुद अपना घर जाकर ही सो गया। 18 तारीख की जब सुबह जो इसके घर वाले हैं महिला के वो वहां पर गए तो उनको इस डेड बॉडी दिखाई दी, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, जिसमें कि आगे हम लोगों ने इसमें जांच कर इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आगरा में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये घटना बताती है कि शादीशुदा जिंदगी में अवैध रिश्ते कैसे पल भर में सब कुछ तबाह कर देते हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। वाराणसी के घाटों पर रहने वाली फ्रांस की महिला चर्चा का विषय बनी हुई है। वो गंगा घाट पर भगवान शिव की तरह तरह की चित्र बनाकर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था का इजहार कर रही है। उसकी शिव की आराधना आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और वो पूरी तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति के रंग में रंगी हुई है। वेस्टर्न ड्रेस को छोड़कर उसने भारतीय वेशभूषा अपना रखा है और उसका कहना है कि फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद से परेशान होकर शांति के लिए वो भगवान शिव की शरण में आई है। In France we have two communities like Christian people and Muslim people, and even we try to have good communication, it's always the same problem with Muslim people. It just want everything, and yeah, it's like in India, some problem with Muslim people. सिक्किम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के अयोध्या स्थित घर सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे और सांसद ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने शहीद के घर तक सड़क बनाने को लेकर सरकार से मांग की है और इसके साथ ही शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की है। सांसद अवधेश प्रसाद ने सांसद निधि से लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के नाम पर एक द्वार बनाए जाने का भी संकल्प लिया। सिक्किम में ड्यूटी के दौरान नदी में डूब रहे अपने साथी को बचाने के दौरान लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी डूब गए थे और साथी को तो बचा लिया, लेकिन माता पिता का इकलौता बेटा शहीद हो गया। ये इसका कोई मतलब नहीं है लंबाई चौड़ाई का। एक सड़क दी जाए बहुत जल्दी। यहाँ के जिलाधिकारी से भी मांग करता हूँ प्रशासन से कि जल्दी यहाँ पर नापजोख करा करके और सड़क के लिए पूरा प्रस्ताव बजा करके शासन से पैसा ले करके हर हालत में जुलाई तक, इसी बरसात तक हर हालत में सड़क बन जाए। और मैं अपने संसद विकास निधि से उनके सम्मान में एक द्वार देने के लिए घोषणा नहीं संकल्प लेता हूँ। पुनः इस शहीद को प्रणाम करता हूँ।
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ में अयोध्या पहुंचे और उनके साथ में परिवार के कई लोग मौजूद थे। विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इस दरमियान हनुमान जी की प्रतिमा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत भी किया। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दत्त से मुलाकात की और हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को दर्शन पूजन करवाया। आज भगवान रामलला का और हनुमान जी का आशीर्वाद विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी ने लिया है। भगवान का आशीर्वाद और भगवान श्री राम के मंदिर में भी गए और हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये भगवान श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना तो वैसे अयोध्या नगरी में आने के बाद लेना ही लेना है, क्योंकि जो है भगवान राम के लाडले हैं हनुमान जी, तो और राम द्वारे तुम रखवारे, इनके द्वार के रखवाले भी हैं। तो भगवान के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया है उन्होंने और कुछ समय तक चर्चाएं भी हुई और जो है क्योंकि भगवान के बारे में और हनुमान जी के बारे में और इसका क्या महात्म है उसको बताया गया और तत्पश्चात वो निकल गए दर्शन करके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लोगों की समझ में ये आ गई है बात कि फ्यूचर और नौकरी की संभावनाएं एडवांस टेक्नोलॉजी में बढ़ गई हैं और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन कोर्सेज पर फोकस करना शुरू कर दिया है जो कि डिमांड में होने के साथ साथ डिफेंस फील्ड में भी काम आएंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन, रूस और भारत पाक संघर्ष के बीच जिस तरह से ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद सरकार से लेकर आम जनता तक ये बात समझ गई है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलना कितना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन कोर्सेज पर फोकस कर लिया है जो युद्ध की स्थिति में उपयोग की जा सकती हैं। रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी से लेकर नए एडवांस कोर्सेज स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ड्रोन बनाना सिखाने से लेकर उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ाई जा रही है। एक ऐसी विधा खुली जिसमें कि हम लोगों ने विगत में देखा, उसको हम वॉरफेयर में यूज़ होते हमने पहले यूक्रेन और रशिया में देखा, अब हमने अपने नेबरिंग हुड में भी इसको देखा, इसका किस प्रकार से एप्लीकेशन हुआ। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ग्रो करेगी। हर क्षेत्र में इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डिफेंस क्षेत्र में देखती हूँ, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में है। क्योंकि मैं एक साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हैकिंग, दूसरे डिफेंस सिस्टम को हैक करना, दूसरी चीज़ आप डिफरेंट रोबोटिक्स, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। डिफरेंट मैम AI नेक्स्ट जनरेशन में है, 5G हमारे पास करेंटली एंड वी आर वर्किंग ऑन द 6G एज वेल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अब एडवांस टेक्निकल कोर्सेज को पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी पढ़ाने जा रहा है। नई लैब खोलने से लेकर AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सरकार काम कर रही है। बच्चों ने खुद से ड्रोन बनाए हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चे, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, अभी पॉलिटेक्निक के बच्चों तक भी हम IoT, AI, रोबोटिक्स के लैब हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पिछले साल हमने 4 किया, इस बार उसको और एक्सपैंड करने का ये है। तो हम हर बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है आज की इंडस्ट्रीज में, हर जगह AI चाहिए, काम AI पे हो रहा है। कंपटीशन के जमाने में लोगों के पास नौकरी की संभावनाएं वैसे ही सीमित है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों की समझ में ये आ गया है कि डिफेंस सेक्टर भी एडवांस हो रहा है, लिहाजा यूथ को इसमें करियर ऑप्शन भी नजर आने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में कम्युनिटी FM रेडियो स्टेशन शुरू हो गया है और पंचशूल प्लस नाम का ये रेडियो कुमाऊं का पहला ऐसा FM रेडियो है जिसका संचालन इंडिया आर्मी करेगी। हिल से दिल तक टैगलाइन वाले FM के जरिए जहां आर्मी खुद को लोगों से कनेक्ट करेगी, तो वहीं इसके जरिए एंटरटेनमेंट के साथ में सूचनाएं भी मिल सकेंगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे पिथौरागढ़ का सेना से करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ पर हर परिवार किसी न किसी तरह इंडियन आर्मी से जुड़ा है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अब सेना का पहला सामुदायिक FM रेडियो भी अहम रोल अदा करेगा।
पंचशूल प्लस नाम के एफएम रेडियो का प्रसारण 28.8 पर होगा और ये कम्युनिटी रेडियो आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और LAC पर बसे गाँव को एक सूत्र में पिरोएगा। यहाँ की जो कम्युनिटी है, इसकी जो डेवलपमेंट, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इसके साथ कैसे इसका तालमेल किया जाए और इंडियन आर्मी इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको कैसे कम्युनिटी और रीजन तक पहुंचाया जाए। रेडियो के जरिए सैलानियों के साथ ही लोगों को भी मौसम और रोड के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही आर्म्ड फोर्स, पूर्व सैनिक, महिला लीडरशिप और युवाओं को भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुमाऊनी परंपराएं, लोक संगीत और पर्वों को आगे बढ़ाने में भी पंचशूल प्लस अहम रोल अदा करेगा। और यही नहीं, लोक कलाकारों और स्टूडेंट्स के लिए सेना का FM रेडियो काफी मददगार साबित हो सकता है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पंचशूल जो हमारे उत्तराखंड का विशेष तौर पर सोर घाटी का जो कल्चर है, यहाँ की जो विशिष्टता है, यहाँ के जो गायन है, यहाँ का जो वादन है, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी सामने लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने कि हमको एक रिमोट टाउन है पिथौरागढ़ और उन्हें हमें रेडियो स्टेशन प्रोवाइड किया है। सो इट्स आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और ऊपर से ये हमारे स्कूल में खुला है तो हम बच्चों को भी अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है कि हाउ टू रियली डू रेडियो। पंचशूल प्लस FM रेडियो जहां 70% एंटरटेनमेंट प्रोग्राम प्रसारित करेगा, वहीं 30% इंफॉर्मेशन भी लोगों को मिलेगी। इंफोटेनमेंट FM रेडियो बॉर्डर के इलाकों की समस्याओं और विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा का केंद्र भी बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।